से आप लोग स्वागत है अपने चैनल आर्या सिंधी अकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे प्रगतिवादी कवियों को। इसके पहले हम लोगों ने नागार्जुन और अन्य कवियों को पढ़ के समाप्त कर लिया है। तो आज हम लोग देखेंगे रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को और रामधारी सिंह दिनकर जी को। इस क्लास में देखेंगे। इस क्लास को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। रामधारी सिंह दिनकर जी से 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का जन्म। इनका जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था। 1915 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हुआ था। इनका काव्य संग्रह कौन कौन सा है? मधुलिका जो 1938 में है, अपराजिता 1939 में, वर्षांत के बादल 1900, इसका डेट क्लियर नहीं है, करील, लालचुनर, विराम चिन्ह, प्रत्यूष की भटकी, किरण, यायावरी, ध्रुवांतर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? स्वागत है अपने चैनल आर्या सिंधी अकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे प्रगतिवादी कवियों को। इसके पहले हम लोगों ने नागार्जुन और अन्य कवियों को पढ़ के समाप्त कर लिया है। तो आज हम लोग देखेंगे रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को और रामधारी सिंह दिनकर जी को। इस क्लास में देखेंगे। इस क्लास को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। रामधारी सिंह दिनकर जी से 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का जन्म। इनका जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था। 1915 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हुआ था। इनका काव्य संग्रह कौन कौन सा है? मधुलिका जो 1938 में है, अपराजिता 1939 में, वर्षांत के बादल 1900, इसका डेट क्लियर नहीं है, करील, लालचुनर, विराम चिन्ह, प्रत्यूष की भटकी, किरण, यायावरी, ध्रुवांतर, शीलजयी, ज्योतिष पुरुष, किरण बाला। ये इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। अब देखते हैं कहानी संग्रह इनका कौन सा है। ये वे बहुत तेरे, ये इनका महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। आलोचना हिंदी साहित्य का अनुशीलन। क्या है? हिंदी साहित्य का अनुशीलन इनका आलोचना है। उपन्यास क्या है? चढ़ती धूप, चढ़ती धूप, उल्का, नई इमारत, इनका क्या है? उपन्यास। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी के विषय में। इनका जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का 1908 में सिमरिया मुंगेर बिहार में। कहाँ हुआ था? सिमरिया मुंगेर बिहार में इनका जन्म हुआ था। राग और आपकी कवि कहा इनको कहा जाता है। महादेवी वर्मा इन्हें अग्नि संभव कवि तथा माखनलाल चतुर्वेदी युग की ज्वालामाला कहते हैं। जैसे प्रश्न बन सकता है आपका कि अग्नि संभव कवि दिनकर जी को किसने कहा था? तो महादेवी वर्मा ने। युग की ज्वालमाला किसने कहा था? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने इनको क्या कहा था? युग की ज्वालमाला कहा था। जबकि द्वारिका प्रसाद सक्सेना इन्हें अनल के कवि कहते हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि अनल के कवि किसे कहा जाता है और ये किसने कहा है अनल के कवि दिनकर जी को? तो द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी ने कहा है। बच्चन सिंह दिनकर जी की रचना हुंकार को क्या कहा है? बैतालिक जागरण गान कहते हैं। बैतालिक का ज्ञान जागरण या बैतालिक का जागरण ज्ञान दिनकर जी की किस रचना को कहा गया है? तो हुंकार इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इन्हें सामाजिक चेतना का भी कवि कहा जाता है। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि सामाजिक चेतना का कवि किसे कहा जाता है? तो दिनकर जी को कहा जाता है। अब देखते हैं दिनकर जी की प्रमुख काव्य रचनाएं व उनकी विशेषताएं। तो आगे देखते हैं। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी है दिनकर जी की? रेणुका प्रथम काव्य संग्रह। प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है आपसे कि दिनकर जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो रेणुका है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1935 में हुआ है। हुंकार, इसका प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी में है। बच्चन सिंह इसे बैतालिक का जागरण गान कहते हैं।
बैताली का जागरण गान किसको कहते हैं बच्चन जी? किस रचना को दिनकर की? तो हुंकार। रेणुका इनकी क्या है? प्रथम काव्य संग्रह है। यह विप्लव के गीतों का गान है। इसमें क्या है? विप्लव के गीतों का गान है। किस रचना में? तो हुंकार में। बच्चन सिंह इसे 1940 की रचना मानते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1939 का है, लेकिन बच्चन सिंह के अनुसार 1940 है। रसवंती 1940 ईस्वी में प्रकाशित यह श्रृंगारिक चेतनायुक्त रचना है। रसवंती। द्वंद्व गीत ये भी 1940 में प्रकाशित है। कुरुक्षेत्र 1946 में है। दिनकर जी इसे आधुनिक युग की गीता कहा है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि दिनकर जी ने अपनी किस रचना को आधुनिक युग की गीता कहा है? तो कुरुक्षेत्र को। उर्वशी 1961 ईस्वी में प्रकाशित है। उर्वशी कब प्रकाशित? 1961 में। दिनकर जी ने इसे क्या कहा है? कामाध्यात्म कहा है। उर्वशी को दिनकर जी ने क्या कहा है? कामाध्यात्म कहा है। आगे देखते हैं। उर्वशी 1961 के में प्रकाशित है। उर्वशी किस में प्रकाशित है? किस सन में? तो 1961 में। दिनकर जी इसे कामाध्यात्म का काव्य कहा है। और यह कैसा है काव्य? तो गीत नाट्य काव्य है उर्वशी। इसमें पुरुरवा तथा उर्वशी की कथा है। उर्वशी में किसकी कथा है? तो पुरुरवा तथा उर्वशी की कथा है। परशुराम की प्रतीक्षा, यह भी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा गया कई बार। 1963 में है। यह भारत चीन युद्ध के बाद रचित इनारकी क्या है? इनारकी कविता है। कौन सी? परशुराम की प्रतीक्षा। आगे देखते हैं। द्वंद्व गीत कब है? 1939 में प्रकाशित है। इसमें कितनी रुबाइयां हैं? तो 115 रुबाइयां हैं, जो जीवन तथा जगत के रहस्यों को उभारती है। दिनकर जी की ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि दिनकर जी की कौन सी रचना है जिसमें जीवन तथा जगत के रहस्यों को उभारा गया है? तो द्वंद्व गीत में। क्या है? जीवन तथा जगत के रहस्यों को उभारा गया रचना कौन सी है? तो द्वंद्व गीत है। कब प्रकाशित हुई? तो 1939 में प्रकाशित हुई। सामधेनी 1947 में प्रकाशित है। इतिहास के आंसू 1951 में प्रकाशित है। इतिहास के आंसू ये महत्वपूर्ण रचना है। इतिहास के आंसू कब प्रकाशित है? तो 1951 में प्रकाशित है। सामधेनी 1947 में प्रकाशित है। अब दिनकर जी की रचनाएं देखते हैं और कौन कौन सी है। विजय संदेश 1928 में। रणभंग 1929 में। धूप छां 1946 में। बापू 1947 में। धूप और धुआं 1951 में। मिर्च का मजा 1951 में। रश्मि रथी 1952 में। दिल्ली 1954 में। नीम के पत्ते 1954 में। नीम के पत्ते या बेला के पत्ते एक रचना किसकी? कमेंट में जरूर लिखिएगा। जैसे का नीम के पत्ते है और एक रचना है बेला के पत्ते। और बेला के पत्ते किसकी रचना है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। नील कुसुम 1954 में। सूरज का काव्य 1955 में। चक्रवाल 1956 में। कविश्री 1957 में। सीपी और शंख 1957 में। नए सुभाषित 1957 में। कोयल और कवित्त भी महत्वपूर्ण है। 64 में। आत्मा की आंखें 1964 में। इनकी और भी रचनाएं हैं, तो आगे देखते हैं। हारे को हरिनाम 1970 में। संचयिता 1973 में। रश्मिलोक 1974 में। नोट कर लीजिएगा फिर सभी वर्ष ईस्वी सन डॉक्टर कुसुम राय के अनुसार है। अब देखते हैं इनकी गद्य रचनाएं कौन कौन सी है। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, काव्य की भूमिका। क्या है? मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, काव्य की भूमिका। अब देखते हैं पंत प्रसाद और मैथिली शरण की महत्वपूर्ण रचना है। पंत प्रसाद और मैथिली शरण। बेड़ुवान कवि और कविता इनका निबंध संग्रह है। कवि और कविता इनका निबंध संग्रह है। शुद्ध कविता की खोज ये भी महत्वपूर्ण रचना है। चित्तौड़ का शाका, रेती के फूल, हमारी संस्कृति एकता, भारत की सांस्कृतिक कहानी, संस्कृति की 4 अध्याय महत्वपूर्ण रचना है। उज्जली याग ये भी महत्वपूर्ण है। देश विदेश, राष्ट्रभाषा, आंदोलन और गांधी जी। एक बार फिर से देखिए। चित्तौड़ का शाका, रेती के फूल, हमारी संस्कृति एकता, भारत की सांस्कृतिक कहानी, संस्कृति की 4 अध्याय, उज्जली याग, देश विदेश, राष्ट्रभाषा, आंदोलन और गांधी जी। आगे देखते हैं। हे राम, संस्मरण और श्रद्धांजलियां, मेरी यात्राएं,
भारतीय एकता, चेतना की शिखा, आधुनिक बोध, विवाह की मुसीबतें, शेष निशेष, संपादक कन्हैयालाल फूल, क्या है, फूल फगर है। शेष निशेष के संपादक कौन है, कन्हैयालाल। ये भी महत्वपूर्ण, शेष निशेष। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रगतिवादी कवि तथा उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले देखेंगे मन्नूलाल शर्मा, ये भी प्रगतिवादी कवि हैं। अंगड़ाई, लावा और फूल, कर्मवाची शब्द, ये लाल पंखों वाली चिड़िया महत्वपूर्ण है मन्नूलाल शर्मा की। चरखाशाला, उदयपथ, एक पग इत्यादि। चरखाशाला, उदयपथ और लाल पंखों वाली चिड़िया महत्वपूर्ण रचना है। अब देखते हैं सुदर्शन चक्र का। मजदूरों की रणभेरी, झांसी की रानी, आल्हा आम, हड़ताल, लाल सेना की मार्च विजय, मजदूर की करुण कहानी, सोवियत रूस जिंदाबाद, नीली पताका, भूख, जिंदगी का मेला, रोटी की लड़ाई, रावण राज, स्टालिन की ललकार, शहीदों की कतार। ये सब जितनी भी रचनाएं हैं सब किसकी है, तो सुदर्शन चक्र की रचनाएं हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।